जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मैं एक इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ बात करना चाह रहा हूं, और वो है टूरिज्म के ऊपर। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर निमित चौधरी साहब। आप प्रोफेसर हैं टूरिज्म के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, जामिया मिलिया इस्लामिया में। और डॉक्टर साहब का तकरीबन 27 साल का एकेडमिक एक्सपीरियंस है, और तकरीबन 14 साल से फुल प्रोफेसर हैं। और तकरीबन इंडिया, चाइना, मैक्सिको और इन जगहों पे अपनी सर्विसेज देते रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं डॉक्टर साहब के बारे में बताऊं तो बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले, रिकग्निशंस हैं। तकरीबन 13 एक किताबें भी लिखी हैं, कोई 125 के करीब जो एकेडमिक मकाले हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, वो भी लिखे हैं। और दुनिया के 40 एक ममालिक को विजिट भी किया है, और भारत के तकरीबन हर स्टेट में गए हैं। सो दिस इज एन एक्सटेंसिव, इनका इंट्रोडक्शन जरूरी है ताकि मैं बता सकूं कि जब ये टूरिज्म पे बात कर रहे हैं तो ही इज एन अथॉरिटी ऑन दैट। सो थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब। थैंक यू कंवर साहब, मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात रख सकूं। मैं टूरिज्म पे अथॉरिटी नहीं हूं, पर जितनी बन सकेगी उतनी बात आपसे जरूर करूंगा। नहीं नहीं, इनफैक्ट क्योंकि आपने थ्योरी भी पढ़ाई है और प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, सो यू एक्चुअली नो के हाउ थिंग्स गेट इनटू ऑपरेशन। सो डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो इंडिया के हवाले से जो टूरिज्म है, इंडिया में हमने गोवा का नाम सुना हुआ है, इंडिया में हमने साउथ का नाम सुना हुआ है, फिर बहुत सारे जो मैंने जानता हूँ जो डिप्लोमेट्स हैं वो कश्मीर जाना पसंद करते हैं, और बहुत सारी जगह हैं। तो फिर हमने मूवीज भी देखी हुई हैं, सो वी नो अ लॉट ऑफ इंडिया। लोगों को पाकिस्तान में ये पता हो ना हो कि कौन सा शहर कहाँ पे है, लेकिन लोगों को शहर का पता होता है कि ये जगह यहाँ एग्जिस्ट करता है। सो काइंडली जरा हमें ओवरऑल एक जरा ब्रॉडर पिक्चर दीजिएगा इंडिया के टूरिज्म की, सर। चूंकि प्रोफेसर हूं, इसलिए इकोनॉमिक्स से बात शुरू करूंगा। और यूं समझिए, और मतलब कनेक्ट करने के लिए मैं कुछ चीजें बताता जाऊं कि दुनिया में लगभग करीबन, मैं बीच बीच में हिंदी बोलूंगा तो आप मुझे टोक दिया करिए, मैं कोशिश करूंगा जितने उर्दू शब्द मैं बोलता हूँ। जी तो जी। दुनिया में तकरीबन 9 से 10% अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, इतना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, वर्ल्ड की जीडीपी में टूरिज्म का है, और लगभग इतना ही कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की जीडीपी में टूरिज्म का है। और तकरीबन 12% ही एम्प्लॉयमेंट जो है हमारा टोटल, वो टूरिज्म की वजह से होता है। और जो पॉपुलर पैमाने हैं नापने के, उससे अगर चलें तो करीब करीब 17 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट हिंदुस्तान में आता है हर साल। और ये बात मैं 2020 की नहीं कर रहा हूँ, 2020 वाज एन एक्सेप्शनल ईयर। उसके अलावा 2019 तक की बात करेंगे जब वो नॉर्मल एक था। और करीब करीब जो इंटरेस्टिंग बात है कि 27 मिलियन हिंदुस्तानी हर साल बाहर जा रहा है हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में घूमने के लिए। हम्म। इसके अलावा जैसा कि लोगों का अंदाजा भी है और होना भी चाहिए, हम लोग करीब 2 बिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिटेशंस हो जाते हैं, 2 मिलियन से इन एक्सेस ऑफ 2 बिलियन। तो थोड़ा सा फर्क है, वहाँ हम नंबर ऑफ टूरिस्ट को काउंट करते हैं, यहाँ नंबर ऑफ विजिट को काउंट कर रहे हैं हम। तो करीब करीब 2 बिलियन डोमेस्टिक विजिटेशंस हो जाते हैं साल भर में, और बड़ी इकॉनमी का बड़ा हिस्सा है। और 15 साल पहले शायद ऐसा नहीं था, पर आज की तारीख में हिंदुस्तान का हर स्टेट जो है वो टूरिज्म पे मतलब मन रखता है, दिल रखता है, क्योंकि सबकी इकॉनमी को फायदा पहुंचाता है। एक बात और, चूंकि बात चली है इसलिए कह दूं कि टूरिज्म का एक बहुत बड़ा फायदा है कि इससे इन्वेस्टमेंट तो आता ही है, पैसा तो आता ही है, पर पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा होता है। पूरी दुनिया इससे जूझ रही है कि भाई पैसा तो आ जाएगा, पर पैसे का बंटवारा भी, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होना चाहिए पैसे का। टूरिज्म में ही अपने आप होता है, इसलिए सरकारों को बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। अगर टूरिज्म प्रमोट हो रहा है तो पैसा भी आ रहा है, बट भी रहा है। इसलिए हिंदुस्तान की भी हर स्टेट की सरकार
हर लेवल की सरकार, ग्लोबली भी हर लेवल की सरकार ये चाहती है कि टूरिज्म बढ़े। और जो मेरे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान भी बहुत फोकस कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी टूरिज्म पे उन्होंने कई स्टेटमेंट्स दिए, मैंने भी पढ़े हैं। वो भी ये चाह रहे हैं कि टूरिज्म पाकिस्तान का बढ़े। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूरिज्म के लिए कैसा है? एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल जो डोमेस्टिक टूरिस्ट होता है उसकी तो डिमांड्स और होती हैं। वो तो हमें पता है, जैसे मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मुझे पता है अगर हमारे यहाँ पे मैंने गिलगित जाना है, चित्राल जाना है, तो मुझे पता है यार लगभग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आपको पता है कि इतना डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जारी बात है, दो तरह के टूरिस्ट हैं। जो लोकल आपका इंडिया का टूरिस्ट है उसको तो पता होगा कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कहीं जगह पे बहुत डेवलप्ड होगा, कहीं पे कुछ होगा। जो फॉरेन से आपके पास टूरिस्ट आते हैं, सो हाउ डू दे सी द इंफ्रास्ट्रक्चर? सो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपके टूरिज्म इंडस्ट्री का? टूरिज्म, पहली बात है कि टूरिज्म को ग्रो करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। और टूरिज्म हिंदुस्तान में ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे राइड कर रहा है। पर दो बातें और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। एक तो ये कि चूंकि बहुत सारा हिंदुस्तानी बहुत सारी दुनिया में घूम रहा है, इसलिए उसके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो गए हैं। और ये अच्छी बात भी है कि वो जब घूम के हिंदुस्तान में आता है तो वो हिंदुस्तान में भी एक्सपेक्ट करने लगता है कि हमें ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, रहने की जगह ऐसी मिले, बस की क्वालिटी, हवाई जहाज की, ट्रेन की क्वालिटी ऐसी हो। और जब डिमांड होता है तो फिर सप्लाई भी करना पड़ता है किसी ना किसी को, तो वो धीरे धीरे अच्छी हो रही है। दूसरी बात, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि ऐसा कुछ यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कुछ स्टेट्स ने ज़्यादा डेवलप किया है, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। पर एक मज़ेदार बात और है कि बहुत सारा टूरिस्ट उस जगह पे जाना चाह रहा है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कम आदमी पहुँचता है। तो वो चाहते हैं कि वहाँ सुकून होगा, चैन मिलेगा। तो ये जो अवे फ्रॉम अर्बन सेटलमेंट, अवे फ्रॉम मटीरियली डेवलप्ड प्लेसेस या डेस्टिनेशंस हैं, ये टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। और ये जो खास तौर पे कोविड और पेंडेमिक की बात का ये जो दौर है, इसके बाद इसकी डिमांड और बढ़ी है। और चूंकि आप ये बात चल पड़ी है, इसलिए एक कमेंट और यहाँ पे अपनी तरफ से कर देता हूँ कि कम से कम सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की बहुत बात हो रही है। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी बहुत सारी डेस्टिनेशन है, खास तौर पे नॉर्थ में, जो कि जिसे हम कहते हैं अनस्पॉइल्ड डेस्टिनेशन है, जो अभी खराब नहीं हुई है टूरिज्म से। टूरिज्म कम रहा है जो भी है, पर उसका एक पॉजिटिव साइड ये था कि वो डेस्टिनेशन अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं, अनस्पॉइल्ड हैं, इसलिए लोग उन्हें एग्जॉटिक मान रहे हैं। तो पोटेंशियल है ये। जी, आपकी बात सही है। मैं भी कभी जब से हम नॉर्थ में जाते हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग पहली बात तो मजा नहीं आता। मजा इसलिए नहीं आता कि जगह बहुत खूबसूरत हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं चित्राल गया 2 साल पहले आज से। चित्राल बहुत खूबसूरत जगह है पाकिस्तान में। तो वहां पे डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये था कि सड़क जो थी ना, वो यूवर ऑन, जिसे कहते हैं ना, रेजर एज के ऊपर चल रहे हैं। इधर जाएंगे तो आप खाई में गिर जाएंगे, इतनी सी रोड है। तो वो देख के दुख भी होता है और चीजें भी हैं, लेकिन जगह बहुत अच्छी है। अच्छा, जो आपने सोशल मीडिया का बात की, मेरा अगला सवाल भी यही था। जरा 2 सवाल मैं लिंक करने लगा हूं। एक तो मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया ने कितना ज्यादा लोगों तक एक्सेस दी। जारी बात है, वो जो टूरिस्ट होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, वो अपने तस्वीरें अपलोड करते हैं, पैकेजेस देते हैं, बताते हैं, जिससे मुंह में पानी आता है, यार कोई नहीं, 50,000 लगेगा, 40,000 लगेगा, चलते हैं यार, ये वो। एक ये। और दूसरा, सिंस यू आर अ प्रोफेसर, तो मुझे ये बताइएगा कि कितने परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, वो आपके जो टूरिस्ट में इस डिपार्टमेंट में पढ़ना चाह रहे हैं या आपके पास एनरोल होते हैं एंड दे वांट टू टेक दिस एज ए बिजनेस और एज ए प्रोफेशन लेना चाह रहे हैं? पहले तो उसको एक टेक्निकल टर्म से, आपने जो बात कही उसको टेक्निकल टर्म में एक देते हैं। इसको कह रहे हैं हम लोग टूरिज्म में इंस्टाग्रामेबिलिटी।
ये जो इन- शौक चढ़ा है ना सबको कि हाँ जाएंगे इंस्टाग्राम पे फोटो डालेंगे, और हाँ आपको पता ही है वो वीडियो आजकल पाकिस्तानी वीडियो बड़ा पॉपुलर है इंडिया में भी, ये हम हाँ हैं, ये हमारी वो है, और हमारी पार्टी चल रही है। तो बहुत पॉपुलर हो गया। तो ये इंस्टाग्रामेबिलिटी है। ये यूएनडब्ल्यूटीएन जो है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उसकी 2019 की जो रिपोर्ट थी कोविड से पहले की, उसमें उन्होंने उसको टॉप ट्रेंड माना है, वन ऑफ द टॉप ट्रेंड्स कि ये है। दूसरा आपको मैं बताऊं कि हिंदुस्तान में ये जो टूरिज्म को एक थ्रस्ट मिला, ये 2002-2003 में मिला, जब हमने इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया। और जैसा कि होता है कि उस कैंपेन का थोड़ा सा इफेक्ट कम होने लगा, तो ये डिसाइड किया गया कि इसको रिवैम्प किया जाए। और ये अभी रिसेंटली हमने इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन लॉन्च किया। और ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जब ये 2.0 हुआ तो ये रियलाइज किया गया कि इट हैज टू बी डिजिटल, क्योंकि एक कन्वेंशनल जो प्रमोशन है वो महंगा है, और दूसरी बात ये जो डिजिटल प्रमोशन है, ये जो ऑनलाइन चीजें हैं, सोशल मीडिया खास तौर पे, इसका इम्पैक्ट और इसका रीच बहुत बढ़िया है। तो ज्यादातर टूरिज्म का प्रमोशन जो हो रहा है वो अराउंड दी वर्ल्ड, मतलब इंटरनेट बेस्ड है, डिजिटली हो रहा है, सोशल मीडिया का बहुत बहुत इस्तेमाल हो रहा है। और जिस तरह के टूल्स हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, या टिकटॉक है, आई डोंट नो आपके यहाँ क्या हालत है, हमारे यहाँ भी इसको बैन किया है, पर बच्चे खूब कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि वो जो वीडियो आया पाकिस्तान से, बड़ा पॉपुलर हुआ वो हर जगह, तो वो जगहों को प्रमोट कर रहा है। तो इस तरह का कंटेंट और इस तरह का डिजिटली कंटेंट को लेवरेज करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा जो आपका सवाल था कि कितने बच्चे आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग मतलब दिल्ली में बेस्ड हैं। दिल्ली में इकलौती यूनिवर्सिटी है जहाँ पे टूरिज्म है, और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, तो हमारे यहाँ बहुत बच्चे आते हैं। लगभग अगर आपको मैं एक अंदाज़ा दूं कि 30 सीट के लिए करीब 3000 बच्चे अप्लाई करते हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। टूरिज्म में ऐसे ही होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, उसमें भी लगभग तकरीबन यही रेशो रहता है। तो काफ़ी डिमांड हो रही है। और एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो हमें समझना चाहिए नए दौर के बच्चे हैं उनके हिसाब से, कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी पहुंचते हैं जो 1 साल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं इंजीनियरिंग छोड़ के मुझे तो टूरिज्म में जाना है। टूरिज्म का क्या, वो एक ग्लैमर थोड़ा बना हुआ है कि बड़ा मौज मस्ती वाला है, लाइट हार्टेड प्रोफेशन है। और आजकल के दौर में बच्चे लाइफ स्टाइल वाले वोकेशंस को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो टूरिज्म इज डूइंग गुड। हमारी यूनिवर्सिटी में भी, इन इंडिया भी, इन जनरल टूरिज्म इज पिकिंग अप, और इट्स ऑन द राइज। मतलब हर गुड। जगह करीब 80 यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और करीब 500 कॉलेजेस हैं जो टूरिज्म से रिलेटेड कोर्सेज ऑफर करते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। और इसको जितना ज्यादा ये कोविड के दिनों में जब ये हुआ तो यूरोप सारा बंद हुआ, तो मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन जो 10% यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी है दैट कम्स फ्रॉम टूरिज्म। तो जारी बात है इसका बिल्कुल। बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, और इसको हमें इन चीजों पे चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी थोड़ा सा जरा खिते की टूरिज्म पे भी बात कर लें। मैं आपका एक आर्टिकल भी देख रहा था जिसमें आप मालदीव, श्रीलंका और बहुत सारी जगहों की बात कर रहे थे कि वो मालदीव जो है वो इंडिया को बहुत ज्यादा ऑफर कर रहा है कि आप ऑन अराइवल वीजा हम आपको देते हैं, और बहुत सारी जो सर्विसेज हैं। सो हाउ डू यू सी व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन साउथ एशिया? फॉर एग्जांपल मालदीव्स इज नोन एज ए ग्लोबल डेस्टिनेशन, सारा इंडिया वहां जाता है, पाकिस्तानी तो कम जाते हैं, उस तरह का वो नहीं है रुझान। फिर श्रीलंका बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब रही, लेकिन देयर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। सो हाउ डू यू सी दिस ओवरऑल साउथ एशिया की टूरिज्म की पिक्चर आप कैसे खींचते हैं? मैं आपको बताऊं, करीब 7-8 साल पहले ये प्रोजेक्शन हुआ था कोविड का, जब हमको नहीं मालूम था किसी को कि 2030 तक
53% जो टूरिज्म इकोनॉमी है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज में चली जाएगी। 2019 की भी अगर मैं बात करूं, जस्ट बिफोर कोविड, तो तकरीबन 3.7% से ग्लोबल टूरिज्म बढ़ रहा था। ग्लोबल टूरिज्म 3.7 से इसलिए बढ़ रहा था, एंड इट वाज द सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि एशिया पैसिफिक करीब करीब 7.2% से बढ़ रहा था। और एशिया पैसिफिक 7.2% से इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि साउथ एशिया करीब करीब 12-13% से ग्रो कर रहा था। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो साउथ एशिया आना चाह रहे हैं, पूरा जो हमारा खित्ता है, एरिया है, इसमें आना चाह रहे हैं। कुछ हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और एक जो इमीडिएट अट्रैक्शन है वो है परचेजिंग पावर। चूंकि सस्ता है हमारा इलाका, इसलिए लोग, अगर यूरोप में या अमेरिका में थोड़ा सा रिसेशन है तो लोग ट्रैवल करना कम नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे कि जो थोड़ा सस्ता, पर घूमने जरूर जाने वाले हैं। तो वो एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, सभी जगह, मतलब भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान थोड़ा सा लिमिटेड है टूरिज्म, मेरे को थोड़ा सा अंदाजा है, और डेटा भी नहीं है हमारे पास पाकिस्तान के टूरिज्म का, बट दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज जो है वो ये है कि हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिचुअल इन्वर्जन, मतलब जो आदमी का रूटीन होता है उससे जो अलहदा उसको चीज दिखती है, उसमें उसको बड़ा मजा आता है। तो हमारा जो एक कल्चरल मेकअप है साउथ एशिया का, वो बहुत डिफरेंट है बहुत सारी जगहों से। तो लोगों को बहुत मजा आता है। ये जो हमारी स्लो वाली जिंदगी है ना, अच्छा हम लोग क्या बड़ी बुराई बुराई कर लेते हैं कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन कम है और ये है, पर मैंने कहा ना, लोगों को रिचुअल इन्वर्जन में मजा आता है। तो हमारा जो केओस है ना, ये भी एक बड़ा अट्रैक्शन है, मैं आपको बताऊं। और बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ यूरोपियन से, तो पहले दिन हो सकता है थोड़ा सा कल्चरल शॉक लगे, पर 3-4 दिन में उन्हें बहुत मजा आने लगता है कि भाई ठीक है, कोई लाल बत्ती को नहीं मान रहा है, कहीं बैठ गए, कहीं उठ गए। तो ये जो स्लो टूरिज्म है ना, ये स्लो पेस्ड लाइफ है हमारे यहाँ की, वो एक बड़ा अट्रैक्शन है, मेरा ये मानना है। और फिर बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, चाहे वो रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, एडवेंचर हो, कल्चरल हो, हेरिटेज हो, आप यू नेम इट, मेडिकल टूरिज्म हो, वेलनेस टूरिज्म हो, ये सब तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग इस रीजन में ऑफर कर पाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मालदीव्स और श्रीलंका की तो मैंने टूरिज्म का सुना हुआ है काफी ज्यादा, वहां पे क्या ऐसा है कि पीपल दे जस्ट गेट अट्रैक्टेड टू इट? एक तो बीचेस हैं बहुत ज्यादा और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ, लेकिन सिंस आप थोड़ा चीजों को, और ये जो आपका मैं एक आर्टिकल देख रहा था, आपने ट्रैवल बबल का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, काइंडली ये भी बताइएगा व्यूअर्स को, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है। आप 2 बार जिक्र किया आपने आर्टिकल का, तो मैं उस आर्टिकल के भी बारे में आपको छोटी सी, क्यों मैंने वो आर्टिकल लिखा, उसमें जो मेरा लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो ये था कि अगर आप ग्लोबल फ्लो देखें टूरिज्म का, और ये 2-3 बार UNWTO भी अपनी रिपोर्ट्स में कह चुका है कि 4 आउट ऑफ 5 ट्रेवलर्स जो हैं वो विद इन द रीजन ट्रेवल करते हैं। चूंकि यूरोपियंस बहुत अच्छे ट्रेवलर्स हैं, और वो जर्मनी से निकल के फ्रांस में आ गए, फ्रांस से निकल के स्पेन चले गए, तो आपस में ही वो एक दूसरे का टूरिज्म बढ़ाते रहते हैं। इसका जो दूसरा आर्ग्यूमेंट या दूसरा एविडेंस टाइप चीज मैंने पिकअप किया वो ये था कि 2013 के अक्टूबर में पहली बार ऐसा हुआ कि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिस्ट भेजने वाला, आउटबाउंड टूरिज्म वाला कंट्री बन गया। जर्मनी पहले था, और विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स चाइना ने ये भी माइलस्टोन अचीव कर लिया कि वो 100 मिलियन टूरिस्ट को चाइना से बाहर भेजने लगे। इसका इम्पैक्ट ये आया, बहुत सारे लोगों ने इसको ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने थोड़ा सा देखा कि जो टॉप 15 टूरिस्ट रिसीविंग कंट्रीज की लिस्ट हर साल आती थी, उसमें ऐसे बहुत सारे कंट्रीज आने लग गए जो एशियन थे, और वो सब चाइना के बॉर्डरिंग थे।
तो रशिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारे कंट्रीज अचानक से इनका टूरिस्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इनके पड़ोस में चाइना था और वो टूरिस्ट को भेज रहा था, तो ये कहाँ जाएगा, निकल के पड़ोस में ही तो जाएगा आदमी। तो इसलिए मैंने वो आर्टिकल लिखा था कि इस बात को हमें बहुत ध्यान में रखना है। इंडिया में भी हम लोग को लगा कि अरे यार सब जगह चाइनीज आ रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। हमने कोशिश करी, ट्रेनिंग व्रेनिंग दी लोगों को। हम कहते हैं वी ट्राई टू गॉट चाइना रेडी, चाइना के लिए तैयारी करके रखो भाई। श्रीलंका में सेकंड लार्जेस्ट जो ग्रुप आ रहा है वो चाइनीज का आ रहा है। इतनी दूर से आ रहे हैं पर फिर भी आ रहे हैं। तो एक तो ये मेरा लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट था। अच्छा, दूसरा क्या, कोविड में ये हुआ कि लोग थोड़ा सा बच रहे हैं लंबी ट्रैवल करने से, एक एनक्लोज्ड हवाई जहाज में ट्रैवल करने से। तो बसेस, ट्रेन, खुद की गाड़ियां, ये थोड़ा सा बढ़ गया है। दूसरी बात, लोग बहुत दूर नहीं जान, पहले वो अननोन को देखने जाना चाहते थे। अब चूंकि थोड़े से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए वो कहते हैं कि यार जो जगह थोड़ी जान पहचान की है ना, मिलती जुलती है, वहीं तक ट्रेवल कर ले। ये सारी चीजें मिला के ये बता रहा है कि ट्रेवल नेक्स्ट डोर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे उस आर्टिकल का आर्ग्यूमेंट था कि लव दाय नेबर, पड़ोसी से मोहब्बत रखिए, पड़ोस में आना जाना रहेगा तो दिस इज गुड बिजनेस ऑल्सो। सो दैट वाज द आर्टिकल अबाउट। और इसी को लेवरेज करते हुए, नॉट बिकॉज ऑफ माय आर्टिकल पर जिस सेंटिमेंट को लेवरेज करते हुए, मालदीव्स ने कहा कि वीजा ऑन अराइवल नहीं है, हम वीजा ही जरूरत नहीं है आपको, आप आ जाओ बस। तो कंट्रीज एक कॉरिडोर बना रहे हैं कि भाई मालदीव सेफ है, इंडिया सेफ है एक दूसरे की निगाह में। अगर तो हमने कहा कि एक दूसरे के यहाँ आप ट्रेवल करते जाइए, आपको कोई कोविड वाले रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा। और ऐसा दुनिया भर में हुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने कर दिया, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया ने आपस में कर लिया। कई कंट्रीज ने इस तरह के ट्रेवल कॉरिडोर्स या ट्रेवल बबल्स जिसे हम कहते हैं, या ट्रेवल ब्रिजेस जो कहते हैं, वो बनाए। तो ये एक टैक्टिकल मूव है फिलहाल कोविड को के नेगेटिव इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए, कि भाई टूरिस्ट आए ना, तभी तो इकोनॉमीज चलेंगे। और मालदीव जैसी कंट्री, मॉरिशस हुआ, ये छोटे कंट्रीज हैं, इनका तो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म पे बेस्ड है। तो इनके लिए ये टूरिज्म इकोनॉमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर लुकिंग फॉर कंज्यूमर्स या टूरिस्ट या गेस्ट, जो भी आप कहें उसको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, तकरीबन आखिरी सवाल एक आधा रह गया है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली, हमने साल 2 साल पहले ये करतारपुर कॉरिडोर खोला था, तो दैट वाज, वी कॉल इट एज रिलीजियस टूरिज्म। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया में जाते थे, अजमेर शरीफ और बहुत सारे, तो हम जो है वो रिलीजियस टूरिज्म पाकिस्तानी भी करते थे। फिर इंडिया में जो है वो मेडिकल टूरिज्म की बात होती है, बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया में जाते हैं। सो व्हाट डू यू सी पोटेंशियल कि पाकिस्तान और भारत में टूरिज्म की क्या पोटेंशियल है? एक तो ये रिलीजियस और ये हो गया, इसके अलावा भी। और दूसरा ये बताइएगा कि जो आप क्या समझते हैं कि इतनी देर से पाकिस्तान और भारतीय एक दूसरे के ममालिक में उस तरह फ्रीली ओपनली नहीं गए, और अभी सार्क वीजा भी चलो नहीं चल रहा, तो आप क्या समझते हैं कि जब कभी बॉर्डर खुलते हैं, या अमन की आजकल हल्की फुल्की बातें चल रही हैं, तो आप समझते हैं कि एक जैसे मैसिव इन्फ्लक्स होगा टूरिस्ट का दोनों ममालिक की तरफ से? डू यू सी सच काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट? बिल्कुल, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ भाई। और ये जो उम्मीद जगी है ना थोड़ी सी, जिसको आप हल्की फुल्की कह रहे हैं, इस पे इस उम्मीद पे मैं बहुत उम्मीद लगाए बैठा हूँ। हाँ। क्योंकि मैं इसको 2-3 तरीके से देख रहा हूँ। पहले तो ये समझिए कि अगर ऊपर वाला करे कि ये रिश्ते बड़े अच्छे हो जाएं, तो अगर पीस होगा तो टूरिज्म बढ़ेगा, और अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो दोनों की इकोनॉमी को फायदा होगा। ठीक है। इसका उल्टा भी है कि अगर टूरिज्म बढ़ेगा, और ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कई बार कर चुके हैं, कि अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और पीस बढ़ेगा। तो आप किसी भी तरीके से साइकिल को चला लीजिए, टूरिज्म
और पीस बड़ा इंटर रिलेटेड है। ये जो आप रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहे हैं, इसमें तो थोड़ा सा प्रेशर है आदमी पे कि भाई चलिए अजमेर शरीफ में माथा टेक आए या करतारपुर में चले जाएं। पर ये जो नौजवान है ना, मिलेनियल्स हैं हमारे, ये मान लीजिए बहुत बेकरार बैठे हुए हैं, और अगर ये खुल गया तो ये जबरदस्त होगा। मैंने उस आर्टिकल में ये भी लिखा था, मेरे पास देखिए बहुत डेटा नहीं है पाकिस्तान का, UNWTO में भी पाकिस्तान की तरफ से शायद डेटा नहीं जा रहा है, तो वहाँ वो ब्लैंक छोड़ देते हैं उसको। पर कुछ सोर्सेज से जो मुझे पता चला कि करीब करीब 2018 के एंड तक 1.9 मिलियन टूरिस्ट पाकिस्तान में आ रहा था। मुझे नहीं मालूम मेरा डेटा सही है गलत है, पर कुछ सोर्सेज ये कह रहे थे कि इसमें से जो लीजर टूरिस्ट, मतलब एक तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं, टूरिज्म जब भी हम टूरिस्ट बोल रहे हैं तो वो एक डेफिनेशन है टूरिस्ट की। वो डेफिनेशन ये है कि 24 घंटे से ज्यादा जो ट्रैवल कर रहा है और साल भर से कम, उसे टूरिस्ट कहा जाता है। वो क्यों ट्रैवल कर रहा है ये उसमें नहीं है। तो जो बिजनेस के कारण से ट्रैवल कर रहे हैं, की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं, आपने जिक्र किया मेडिकल टूरिज्म, तो ये सब भी टूरिस्ट है। पर हम जो आम बोलचाल में समझते हैं वो मौज मस्ती वाले, लेजर वाले को टूरिस्ट कहते हैं, तो वो नंबर पाकिस्तान में बहुत कम है। आई डोंट नो, मेरे पास जो डेटा है वो दो सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 2018 में 18,000 के करीब ही फॉरेन टूरिस्ट आया। और ये जो अपन थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे कि अगर ये बॉर्डर खुल जाता है या कुछ अमन आ जाता है, तो मेरे मन में जो एक, या आप जो जहाँ से आपने बात शुरू करी थी कि नाम सुना है पर पता नहीं कि हिंदुस्तान कैसा है, हिंदुस्तानी कैसे हैं, क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे को देखते ही मारते पीटते हैं, क्या करते हैं, मतलब ये जो एक अजीब सा एक्साइटमेंट है ना, ये बहुत बड़ा ड्राइवर होने वाला है। तो अगर ये हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत इकॉनमी। और मैंने उस आर्टिकल में भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल पे एक बात चल रही है, मुझे नहीं मालूम उसका क्या हाल है अभी, पर एक ट्रेन चलाने की बात चल रही थी। जी जी। इधर हमारे यहाँ बात चल रही थी कि ढाका, कलकत्ता, दिल्ली एक कॉरिडोर बनाएंगे। उस आर्टिकल में मैंने यही लिखा कि अगर ये दिल्ली से इस्लामाबाद और जुड़ जाए बीच में, तो ढाका से लेके इस्तांबुल। इस्तांबुल तक, हाँ। आप सोचिए कितना एक्टिविटी होगा इस रूट पे, और उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स टू इकोनॉमी। मैंने पहले भी जिक्र कर दिया कि इकोनॉमी जो है टूरिज्म की, वो है जो आम आदमी को और छोटे आदमी को बहुत मदद करती है। देखिए टूरिस्ट आएगा ना, तो वो ठीक है हवाई जहाज का टिकट दे देगा, होटल का दे देगा, पर वो रोज अलग जगह खाना खाएगा, कहीं पानी की बोतल खरीदेगा, कहीं हैंडीक्राफ्ट खरीदेगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना पैसे का टूरिज्म में का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबको फायदा होना चाहिए, होगा इससे अगर ऐसा कुछ होता है। बिल्कुल ठीक है। और आपका ये जो प्रपोजल है, जो कि सारी बात है ढाका से दिल्ली तक का है, आई विश के ये दिल्ली से, ये ढाका से चले और इस्तांबुल पहुंचे, और इट विल बी वंडरफुल जर्नी, और हर चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रोफेसर निमित चौधरी साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने इंतहाई खूबसूरत अंदाज से हमें भारत की टूरिज्म और रीजनल टूरिज्म के हवाले से बताया। सो आई होप के ये टूरिज्म स्टार्ट हो और हम भारत आए, भारत के लोग पाकिस्तान आए और फिर आगे ट्रैवल करें, तो हम सारे भी उसी तरह नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करें जिस तरह बाकी दुनिया करती है। जी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सिर्फ याद दिला दूं कि द फेस्टिवल ऑफ होली इज राउंड द कॉर्नर। इस हफ्ते वीकेंड तो होली है, प्यार का, मोहब्बत का फेस्टिवल है। तो आपको बहुत बहुत उसकी आपको भी मुबारकें, और ऊपर वाला ऐसे करे कि जल्दी किसी होली पे आप दिल्ली आए तो हम आपके साथ होली दिल्ली में ही खेलें। जी, बहुत शुक्रिया। आपको भी और हमारे सारे व्यूअर्स को भी होली मुबारक हो। मैंने आज ही अपनी फेसबुक पे वो देख रहा था कि आज से 2 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी गया, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इधर साथ ही इस्लामाबाद में, जहाँ से मेरी PhD है।
तो मैं वहां पहुंचा तो सारे वहां पे ना स्टूडेंट्स होली मना रहे थे, तो वहां पे मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स थे, तो फिर मैंने उनके साथ तस्वीरें बनाई और तस्वीरें खींची भी, और डांस हो रहा था, लड़के लड़कियां बड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा अक्सर हमारे भारतीय दोस्त कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो मदरसे हैं, ये वो इधर उधर, वो जो एक माहौल बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लोग होली के, मेरी फेसबुक पे भी वो तस्वीरें पड़ी हुई हैं, मैंने आज ही मेरे सामने वो मेमोरी आई 2 साल बाद, मतलब मेमोरी आती रहती है आपकी पुरानी, तो वो मेमोरी आई तो मैंने दोबारा आज फेसबुक पे वो शेयर किया आपने, ताकि जो हम लोगों को बताएं कि किस तरह यहाँ पे होली मनाई जाती है। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने रिमाइंड करा दिया। सो हैप्पी होली टू एवरीवन हु इज वाचिंग और मुस्तकबिल में, और उम्मीद है कि अमन आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर। थैंक यू।